वक्र अनुरेखण कर्व ट्रेसिंग ये वो चैप्टर है जिसको समझने पे इंटीग्रेशन में जो शेप्स बनती हैं उसके बारे में हमें पता चलता है। तो जैसे अपने छोटी क्लासों में ग्राफ बनाते होते थे, तो ग्राफ सदैव तुम्हें ध्यान होगा एक सीधी रेखा के रूप में बनते थे, परवलय के रूप में बनते थे, या सर्कल वगैरह अपने बनाने को बना सकते थे। अब जो ये चैप्टर है इसमें अलग अलग टाइप की इक्वेशंस लिखी होती हैं जिनको अपने को बनाना पड़ता है और उनके लिए काम करना होता है। तो यहाँ पे तुम्हें कर्व कैसे बनाने हैं ये सिखाया जाता है सबसे पहले, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से आगे जब अपने इंटीग्रेशन में काम करेंगे तो वहाँ डायरेक्ट शेप्स बनी होती हैं, तो वो किस तरह से बनी हुई हैं वो ये चैप्टर बताएगा तुम्हें। तो वक्र अनुरेखण जैसा चैप्टर का नाम लिखा हुआ है कि किस तरह से कर्व ट्रेस करने हैं, बनाने हैं अपने को। तो कर्व ट्रेसिंग करने के लिए कुछ मुख्य मुख्य बातें होती हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे मैं शुरू में तुम्हें एक्स वाई के बारे में बताऊंगा जो कि आसान है, समझ भी आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आर थीटा में काम करते हैं तब एंगल निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो जब आर थीटा का काम होगा तो कोशिश करना कुछ शेप्स को ध्यान में रखने की। भी ये शेप है, जैसे कार्डियोइड है, जैसे शेप मैं बताऊंगा आपको भी किस तरह से बनती है, चक्र जो होता है उसमें किस तरह से बनता है, एंड सोन। कुछ इस तरह की शेप्स हैं जिनके बारे में अपने स्टडी करें। लेकिन सबसे पहले अपने काम करेंगे कार्तीय वक्रों को किस तरह से बनाया जाता है, कार्टेशियन कर्व जो होते हैं उनको किस तरह से ड्रॉ करना है। तो इसके लिए कुछ मुख्य मुख्य बातें होती हैं जो उनको ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ उसके अंदर जो आती है होती है सममिति, सिमिट्री। जैसे एक्स एक्सिस बनी होती है, वाई एक्सिस बनी होती है, तो एक्स एक्सिस की आधा ऊपर हो आधा नीचे हो, तो जैसी शेप ऊपर बनती है वैसी नीचे बनती है। तो जब जैसी ऊपर है वैसी नीचे है तो इसको हम बोलते हैं सिमिट्री। यानी कि ये जो चीज़ बनी हुई है, ये जो शेप बनी हुई है, ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमिट्रिक है, सममित है। सममित का मतलब समान रूप से बनना, ऊपर भी और नीचे भी। तो सममिति जब पढ़ी जाती है, सिमिट्री जब पढ़ी जाती है, तो इसमें कुछ विशेष बिंदु होते हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है कर्व ट्रेसिंग में। उन बिंदुओं में सबसे पहला होता है भी कोई भी शेप जब बनती है वो एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित हो। तो हमें कैसे पता चलता है वो एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित है? तो हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि यदि तुम्हें कोई कर्व की इक्वेशन मिली हुई है और उसमें y की घातें सम है, सम का मतलब इवन है, तो वो वक्र एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित होता है। सबसे आसान और बेसिक जो इसका एग्जाम्पल होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब इस इक्वेशन को देखा जाए तो तुम्हें दिख रही है ना कि y की घात सम है, पावर 2 है, इसलिए सम है। इस शेप को बनाना तुम जानते हो, बना रखी है तुमने 11th क्लास में। ये सामने मैंने शेप बना दी, तो देखो एक्स एक्सिस की आधा ऊपर बनी हुई है, आधा नीचे बनी हुई है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ये जो कर्व है वो एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित है। फिर नंबर 2 पे लिखा है मैंने वाई अक्ष के सापेक्ष सममित। यदि वक्र के समीकरण में एक्स की घात सम हो, इवन हो, तो वक्र वाई अक्ष के सापेक्ष सममित होता है। तो शेप तुम्हें पता है, जो मैंने इक्वेशन लिखी है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay की, तो ये भी पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, परवलय को। ये शेप बनती है तो देखो वाई अक्ष के एक तरफ जैसी होगी वैसी दूसरी तरफ होगी, इसलिए इसको बोलते हैं, ये जो वक्र है वो वाई अक्ष के सापेक्ष सममित है। 3 नंबर पे आता है भी दोनों अक्षों के सापेक्ष सममित हो। दोनों अक्षों के सापेक्ष में एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू देखें या वाई एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू देखें, ऊपर और नीचे, लेफ्ट और राइट में शेप सेम होती है। तो मैंने तो लिखा है यदि वक्र के समीकरण में एक्स और वाई दोनों की घात सम है तो वक्र दोनों अक्षों के सापेक्ष सममित होते हैं। एग्जाम्पल में बेसिक इसका एग्जाम्पल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस a के बराबर। ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया। अभी देखो एक्स एक्सिस के अबाउट वाई एक्सिस के अबाउट ये सेम काम करेगा, एक जैसा बनेगा। नंबर 4 पे होता है भी रेखा y इज इक्वल टू एक्स के सापेक्ष सममित। y बराबर x हमें बनानी आती है, एक ऐसी रेखा जो x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है और मूल बिंदु से गुजरती है।
तो यदि इस रेखा के सापेक्ष सममित हो, सममित हो तो उस रेखा के आधा ऊपर बनाओ आधा नीचे बनाओ, तो वे ऐसे वक्र जो होते हैं वो लाइन के विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू एक्स, रेखा के विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिक होते हैं। अब अपने को कैसे पता चलेगा, तो मैंने लिखा देखो वक्र के समीकरण में एक्स व वाई को परस्पर बदलने से, यदि कोई अपने को एक ऐसी इक्वेशन दिख रही है जिसमें एक्स और वाई को परस्पर बदल दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, और वक्र का समीकरण अपरिवर्तित रहता है, तो वो वक्र y इज इक्वल टू एक्स रेखा के सापेक्ष सममित होता है। इसका एग्जाम्पल होता है फोलियम। ये फोलियम एक शेप होती है जिसकी इक्वेशन लिखी जाती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3aXy। इस इक्वेशन में यदि एक्स और वाई को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता, इक्वेशन एज इट इज़ रहेगी। तो इस तरह की जो इक्वेशन होती हैं वो y इज इक्वल टू एक्स रेखा के सापेक्ष सममित होती। अब ये मैंने एक लाइन बनाई पहले, y इज इक्वल टू एक्स, मूल बिंदु से जाने वाली और 45 डिग्री का कोण बनाने वाली, ये इसकी शेप होती है। अब ये लाइन जो बनी हुई है ये एसिम्पटोट को रिप्रेजेंट करती है। अभी बताएंगे तुम्हें आगे कि एसिम्पटोट कैसे निकालने हैं। नंबर 5 में मैंने लिखा y इज इक्वल टू माइनस एक्स के सापेक्ष। यदि कोई इक्वेशन अपने को देगी उसमें x की जगह माइनस वाई और y की जगह माइनस एक्स पुट करने पर वक्र का समीकरण अपरिवर्तित रहता है, तो वो लाइन अपने वो वक्र y इज इक्वल टू माइनस एक्स रेखा के सापेक्ष सममित होता है। अब इस वाली इक्वेशन में और उस वाली इक्वेशन में केवल एंगल का फर्क होता है, वहाँ 45 डिग्री का बनता है, यहाँ 135 डिग्री का बन जाता है। तो ये दूसरे और चौथे खाने में एक लाइन खींची जाती है जिसके अबाउट सिमेट्री, एग्जाम्पल लिखना मेरे से रह गया शायद, तो मैं लिख दूंगा आगे चल के, तो मैं बता दूंगा क्या इसका एग्जाम्पल। तो वक्र के समीकरण में यदि x को माइनस वाई से और y को माइनस एक्स से चेंज कर दिया जाए, बदल दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, तो वो वक्र y इज इक्वल टू माइनस एक्स रेखा के सापेक्ष सममित होता है। फिर इसके बाद ये एक सम्मुख पाद ऑपोजिट क्वाड्रेंट का, दिए गए वक्र के समीकरण में यदि x को माइनस एक्स से y को माइनस वाई से प्रतिस्थापित करने पर वक्र अपरिवर्तित रहता है, तो वक्र सम्मुख पाद में स्थित x को माइनस एक्स से बदल दो, y को माइनस वाई। तो इसकी शेप भी बड़ी सिंपल सी होती है, एग्जाम क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें। तो पहला क्वेश्चन ही है, उसका देखोगे तो सेमी पैराबोला शायद बोलते हैं इसको, अर्ध परवलय शायद इसका नाम होता है, वो इसको बनाना था शायद, मैंने रह गया मेरे से, तो कोई नहीं, इन दोनों को मैं अलग से कागज़ में बना के तुम्हें बता दूंगा कौन सी शेप्स इनके होती। अब सम्मुख पाद का मतलब जैसे तुम्हें पता ही है, या तो पहला और तीसरा होगा या दूसरा और चौथा होगा। या तो शेप बनेगी पहले और तीसरे में या बनेगी दूसरे और चौथे में। ये एग्जाम्पल लिखा मैंने एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इसकी शेप मैं तुम्हें बना के दिखा दूँगा। ये पहले पॉइंट के काम होते हैं, सममिति जिसको बोलते हैं अपने, सिमिट्री, उसके ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है। जब भी वक्र की समीकरण मिलती है तो सबसे पहले इसी पॉइंट को चेक किया जाता है, सममिति को। दूसरा बिंदु होता है हमारा मूल बिंदु। मूल बिंदु के लिए तो मैंने पढ़ा हुआ 11th क्लास में कोई भी लाइन के बारे में कि यदि कोई रेखा मूल बिंदु से गुजरती है तो उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx, और यदि कोई रेखा मूल बिंदु से नहीं गुजरती है उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब इन इक्वेशन को देखें तो पहली इक्वेशन जो मूल बिंदु से गुजरती है वहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं आ रही, और जो मूल बिंदु से नहीं गुजरती उसमें कांस्टेंट टर्म आ रही है। ठीक है, तो ऐसे वक्र जिनमें अचर पद होता है वो मूल बिंदु से नहीं गुजरते, और जिनमें अचर पद नहीं होता वो मूल बिंदु से गुजरते। ये आपको याद रखना। यदि वक्र के समीकरण में अचर पद है तो वो वक्र मूल बिंदु से नहीं गुजरेगा, और यदि वक्र के समीकरण में अचर पद नहीं है तो वो वक्र मूल बिंदु से गुजरेगा। ये एक बेसिक चीज़ होती है। जैसे मैंने नीचे भी लिख दिया y इज इक्वल टू एम एक्स है, देखो कांस्टेंट नहीं है, और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कांस्टेंट है,
तो कांस्टेंट होने पे ये मूल बिंदु से नहीं गुजरती, कांस्टेंट नहीं होने पे वो मूल बिंदु से गुजरती। 3 नंबर पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारा अनंत स्पर्शियाँ, एसिम्प्टोट्स। तो यहाँ तो मैंने लिख दिया पूर्व के अध्याय में बताई विधियों से अक्षों के समानांतर या तिर्यक के अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो मैं एक बेसिक इसका रूल बता दूं कि जब एसिम्प्टोट्स निकालनी होती है तो किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रूप में लिखते हैं। जैसे मैंने y का मान x के पदों में लिख दिया। अब यदि x का कोई ऐसा मान रखने से y का मान इन्फिनिटी आता है तो वो जो x का मान होता है वो एक अनंत स्पर्शी को रिप्रेजेंट करता है। दोबारा से सुनना, सपोज मैंने y का मान x के पदों में लिख दिया और x का कोई मान पुट करने से मुझे y का मान अनंत प्राप्त होता है, तो x का वह मान उस वक्र की एक अनंत स्पर्शी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने y का x के पदों में लिखा है ऐसे x का y के पदों में भी लिखा जा सकता। अब ये दोनों विधियाँ कहीं नहीं लगती, तब हमें पूर्व में जो चैप्टर किया हुआ हमने वहाँ पे जो तुम्हें विधियाँ सिखाई हैं उनकी हेल्प से काम करना होता है। फिर एक 4 नंबर पे पॉइंट लिखा मूल बिंदु पे स्पर्श रेखा। कहता है यदि वक्र मूल बिंदु से गुजरता है तो समीकरण में न्यूनतम घात के पदों को शून्य के बराबर रखने से मूल बिंदु पे स्पर्शी का समीकरण प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल में तुम्हें एक पैराबोला दिया गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और काम करना हो अपने को तो मूल बिंदु से गुजर रहा है। अब न्यूनतम घात का जो पद है वो 4ax है, तो x बराबर 0 रखने से तुमने देखोगे कि ये एक टेंजेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब तुम्हें पता मूल बिंदु पे जो टेंजेंट लाइन होती है वो y एक्सिस होती है और उसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 होती है। तो ये काम तब करना है जबकि वक्र मूल बिंदु से गुजरता है। फिर आते हैं बिंदु। बिंदु ज्ञात करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, x के मान पुट करिए, y के मान ज्ञात कीजिए, या y के मान पुट करिए और x के मान ज्ञात कीजिए। किसी एक का मान पुट करके दूसरे का मान निकालिए, यदि नहीं निकले तो इंटरचेंज कर देना। सपोज x का मान पुट करने से y नहीं निकल रहा तो y का मान पुट करके x का मान निकालने की कोशिश करना। फिर आता है रीजन, क्षेत्र। ये काम वही है जो तुमने एसिम्प्टोट में किया है, यानी कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के पदों में लिखना पड़ेगा तुम्हें। लिखने के बाद वहाँ से चेक करना पड़ता है भी किन मानों के लिए अनंत बन रहा है, उन मानों को छोड़ना पड़ता है हमें, तो शेष के लिए वो वक्र बनता है। ध्यान से सुनना, जैसे एसिम्प्टोट में मैंने सिखाया y का मान x के पदों में लिख लो और x का कोई ऐसा मान पुट करो जिसे अनंत प्राप्त होता है, तो यहाँ ये देखना है भी अनंत नहीं आना चाहिए तुम्हारे पास, उसको छोड़ के रिमेनिंग बिंदुओं के लिए, रिमेनिंग मानों के लिए वो कर्व बनाया जाता है। ये कुछ बेसिक चीज़ें जो तुमने पढ़नी है, तो इनको एक बार रिवाइज करो, फिर मैं तुम्हें कल से इनके क्वेश्चन सिखाने शुरू करूँ।